स्थान जो यशोधर्मन से संबंधित है। औलीकर जो राजवंश यहाँ का रहा है। सौंधनी नामक स्थान है जो मंदसौर से 5-7 किलोमीटर रतलाम की तरफ आते हैं, तो यहाँ से इसका रास्ता है। और विस्तृत जानकारी इस की ऐतिहासिक स्थल की जानकारी हमें आदरणीय केसी पांडे साहब अब आपको देंगे। जी पांडे साहब। धन्यवाद पवार साहब। हम जिस स्थान पर हैं जी यह स्थान सौंदनी के नाम से जाना जाता था। कभी जी यहाँ एक छोटा सा गांव था, लेकिन अब बैचराग बस्ती है। जी इस स्थान के ऊपर सम्राट यशोधर्मन और मिहिरकुल के बीच में युद्ध हुआ था, जी क्योंकि ये दशपुर जो प्राचीन काल का प्राचीन नगर है, जी यह औलीकर राजाओं की राजधानी था। जी 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 जब सम्राट मिहिरकुल जो तोरमान का पुत्र था, जी जीतता हुआ मालवा में आया, हाँ तो मालवा के इस शासक ने जैनेंद्र ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेना का सामना किया। जैनेंद्र चूँकि इसके वंश का, इसके माता पिता की कोई जानकारी नहीं है। यह जी राज परिवार का सदस्य तो रहा होगा, जी लेकिन इसके अभिलेख में लिखा है कि यहाँ ऐसे राजा थे हाँ। जिनको अपनी राज्यकाल की कोई परवाह नहीं थी। अच्छा यानी वो जो शासक थे, जी संभवतः वे तोरमान की सेना को देख कर के विचलित हो गए, उन्होंने युद्ध नहीं किया। हाँ और इस व्यक्ति ने अपने विश्वस्त साथियों और यहाँ की जनता को लेकर के युद्ध किया, इसलिए इसकी एक उपाधि जैनेंद्र भी इसके अंदर अच्छा लिखी गई है। जी 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 ये जो स्तंभ है ये 42 फुट ऊंचे स्तंभ हैं, और ये एकाश्म पत्थर थे, एक ही पत्थर के बने हुए थे। जी इनके को प्रकाश में लाने का श्रेय 1882 में आर्थर सुलीविन जी नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी को है, जो कि रेलवे का सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ रुका था। जी उसने जब प्रारंभ में इन स्तंभों को ये देखा, स्तंभ है ना गुरु जी? हाँ, हाँ हाँ इन स्तंभों को देखा तो इन दोनों स्तंभों के ऊपर अभिलेख है, हाँ। और वो अभिलेख जो है जी दोनों एक दूसरे की प्रतिकृति है। ओके ये जो जानकारी इसमें लिखी है, जी यह इसका प्रारंभिक परिचय देती है। जी 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 उसने इसकी एक हस्तलिखित प्रति बना करके जी। डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भेजी। अच्छा वे जो अक्षर थे कनिंघम के कार्यालय में लगभग 1.5-2 साल तक पड़े रहे, हाँ और जब जॉन फैथफुल फ्लीट की जब नियुक्ति हुई जी अभिलेखविद के रूप में, तो फ्लीट ने यशोधर्मन शब्द को पहचाना, और उसने ये माना कि यह राजा भारतीय इतिहास में नवीनतम राजा है। इसलिए 1883 में वो स्वयं मंदसौर आए, और उन्होंने यहाँ की विस्तृत खोज की, जी और दोहरी प्रति वाला एक और जो स्तंभ है वो उन्होंने खोजा है। यह जो स्तंभ आप इस दाहिनी ओर देख रहे हैं, जी यह स्तंभ फ्लीट के द्वारा खोजा गया है, और जो मूल स्तंभ है वो सुलीविन के द्वारा खोजा गया है। सन 2004 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जी इन स्तंभों को खड़ा करने का प्रयास किया, और ओटा साहब के मार्गदर्शन में ये स्तंभ जो है खड़े किए गए हैं। जी मूलतः युद्ध के बाद जब मिहिरकुल हार गया, जी तब यह कीर्ति स्तंभ बनाने का निर्णय लिया गया। यशोधर्मन के द्वारा यशोधर्मन के द्वारा ये स्तंभ की स्थापना कराई गई। हाँ तब यहाँ एक सहस्त्रलिंग मंदिर का निर्माण किया गया था। जी उस मंदिर के सम्मुख भाग पर ये दोनों स्तंभ थे। जी अब मैं आपको ये इन स्तंभों के मूल स्थानों की जानकारी देता हूँ, जी जो हमारे सामने है। जी ये जो बड़ी बड़ी शिलाएं देख रहे हैं, जी इन्हीं स्थान के ऊपर ये स्तंभ खड़े किए थे। अच्छा अच्छा ये शिलाएं उन्हीं गड्ढों से निकली है। हाँ इन गड्ढों के, इन स्तंभों के ऊपर इनको रखा गया था, इसके निशान भी इन पर जी मौजूद हैं। अच्छा अच्छा हाँ। ओहो ये स्थान इसके ऊपर बने थे, इस प्रकार से ये स्तंभ इसके ऊपर स्थापित किए गए थे। जी 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 अब ये जो है हाँ अस्तंभ की असली जगह ये है, ये अस्तंभ है जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खड़ा किया गया है। जी इसके अंदर जॉइंट भी लगाए गए हैं, जी और ये जो
सिंहशिला है, जी। इसके ऊपर भी एक हाँ। आकृति होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर एक आकृति थी, हाँ। वह अब अप्राप्त है। वह हाँ। आकृति कैसे रही होगी, ये इसकी जानकारी हमें इस नीचे वाले स्तंभ से प्राप्त होती है। जी जी। इस वाले से। स्तंभ अ के ऊपर जो सिंह शीर्ष है, जी। वह इस स्तंभ ब का इस प्रकार है, हाँ। और इस स्तंभ शीर्ष के ऊपर आप पुनः इस प्रकार की रचनाएं देख रहे हैं। हाँ। यानी इसके ऊपर एक और ब्लॉक था, जॉइंट होता है। हाँ, इसके ऊपर एक और था जिसका निचला भाग इसमें हाँ। और साइड का भाग इसमें फंसा करके ऊपर खड़ा किया खड़ा गया था। किया है। हाँ। जैसा हम सम्राट अशोक के स्तंभों के अंदर देखते हैं कि उसमें सिंह है, हाँ। वृषभ है, हाँ। आदि का अंकन होता है। हाँ। क्योंकि यशोधर्मन जो था वो भगवान शिव का अवलंबी था, जी इसलिए निश्चित रूप से इसके ऊपर वृषभ की प्रतिमा रही होगी, जी ऐसा हमारा विश्वास है। जी। इसके ऊपर भी गुरु जी है। हाँ, ये भी चारों तरफ बने चारों हुए तरफ हैं, इसी उसमें प्रकार भी चारों से। तरफ जी, बने जी, हुए हैं। जी जी जी। इन अच्छा, स्तंभों ये का, भी हाँ, एक नीचे जोड़ का ये दोनों जोड़ रहे होंगे हाँ, गुरु ये जी। इसका ये भाग है, हाँ ये हाँ इसमें घुसेगा, हाँ हाँ ये हाँ इसमें घुस जाएगा, ये ऊपर ये वहाँ घुस गया है, हाँ हाँ। ये इसका भाग है, ये इसका है, हाँ हाँ। और इसके बीच के भाग मिस है, इसका नीचे का भाग वो वहाँ है। ये नीचे का। अच्छा, ये पहले उसी समय से लगा हुआ था गुरु जी? नहीं नहीं, ये बाद में? यहाँ था, ये अच्छा, अभी यहाँ पे था। 2004 में इसको वहाँ लगाया है। हाँ हाँ हाँ। और इसकी पत्थर की खोज चल रही है। जी जी जी। यह पत्थर कहाँ से आया यह कुछ मालूम नहीं है, हाँ हाँ लेकिन इन स्तंभों का निर्माता कौन होगा, हाँ। इसके संबंध में एक जानकारी हमको जी डॉक्टर वाकनकर के द्वारा प्रदान की गई है। जी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर पद्मश्री थे, जी। और उन्होंने ये जो दो अभिलेख आप देख रहे हैं, जी। क्रमांक 1 हाँ। और 2, जी जी इसके अंदर नंदप्पा और दासप्पा नाम का उल्लेख मिलता है। जी। और ये अप्पा जो शब्द है ये कर्नाटक में प्राप्त होता है। ओके। इसलिए इतिहासकार और पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर का मत था जी कि इन स्तंभों का जो को बनाने वाले कारीगर थे जी। वो कर्नाटक से आए होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये उनके केवल इनके नाम मिलते हैं। जी इन दोनों स्तंभों के ऊपर अभिलेख खुदे हुए हैं, जी और 7 पंक्तियाँ जी। 7 श्लोकों के अंदर है। हाँ हाँ। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंक्तियाँ है, जी। और इन पंक्तियों के अंदर संस्कृत भाषा है, हाँ और इसकी जो लिपि है वह ब्राह्मी है, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि है। जी। भारतीय इतिहास में लोग साधारणतः 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्तों को ही पूरे भारत का स्वामी मानते हैं। जी लेकिन मालवा के अंदर उस समय, मालवा से राजस्थान तक उस समय में निश्चित रूप से ओलीकरों का राजवंश था, क्योंकि इस वंश के हमको लगभग 10 से भी ज़्यादा अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, और वे सब मंदसौर क्षेत्र में ही प्राप्त हुए। मंदसौर, गंगधार, बिहार नरसिंहगढ़ के पास में बिहार कोटरा, अच्छा। यहाँ तक ये अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इसी अभिलेख की दूसरी प्रति उस स्तंभ के ऊपर है। जी हाँ, ये संस्कृत में है। जी। वेपन्ते यस्य भीमस्तनित भय समुद्रादित्या दिगंता श्रृंगा घाते सुमृग विघटित यह कंदराय करोति, ऐसा करके इसके अंदर पूरा है। जी। और इसके 5वें श्लोक में ये आता था कि सम्राट जो मिहिरकुल था वह भगवान शिव के अतिरिक्त किसी को सिर नहीं झुकाता था। हाँ। पर उसने सम्राट यशोधर्मन के चरणों में अपना सिर झुकाया। जी। और उस प्रकार चूंकि यशोधर्मन भी शिव अवलंबी था और मिहिरकुल भी शिव अवलंबी था, इससे लगता है कि फिर बाद में उनके बीच में एक ऐसी राजनयिक संधि हो गई होगी जिसका आगे जा कर के हमको इतिहास में यद्यपि कोई उल्लेख नहीं मिलता। जी। वो द्वितीय स्तंभ, वो द्वितीय स्तंभ बी कॉलम है। जी जी जी। इस बी कॉलम के अंदर एक पार्ट नहीं मिलने के कारण इसको खड़ा नहीं किया जा सका। सर्वे ऑफ इंडिया इस
पत्थर की खोज में लगा हुआ है। जी अगर ऐसा पाषाण कहीं उपलब्ध हो गया जी। तो उससे उसकी निर्मिती करा करके निश्चित रूप से उसको भी खड़ा करेंगे। ओहो। हाँ, जी जी। ये भी है, ये ये उसका बीस्ट। असली यूं खड़ा हुआ है। जी जी जी। ये आप देखिए सब इसके जॉइंट ऊपर दिख भी रहे यह हैं। श्लोक है, लेकिन यह आधा भाग इसका नष्ट हो गया नष्ट हो है, गया। नष्ट हो गया है। हम्म। और ये निश्चित रूप से ये जो शिव मंदिर जो था, यहाँ पर सहस्त्रलिंग का मंदिर जो था, जी जिसकी प्रतिमा हमको सहस्त्रलिंग की वटवृक्ष के नीचे रखी हुई है, वो सामने, जी जी जी। ये यह भारत सामने का दिख रही है। जी सबसे प्राचीनतम सहस्त्रलिंग है और जो सबसे बड़ा रहा होगा। इसकी लगभग ऊंचाई 8.25 फीट रही होगी। जी 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 हाँ, यह पूर्व दिशा है जी और निश्चित रूप से जी हमारे यहाँ भारतीय स्थापत्य के अंदर मंदिरों का मुख पूर्व दिशा में रखने का विधान है। जी जी तो निश्चित रूप से ये स्तंभ यहाँ खड़े रहे होंगे जी और जहाँ ये अभी चबूतरा बना हुआ है, जी। यहाँ निश्चित रूप से ये हाँ, था। जी 1929 में हाँ। गदरे साहब ने यहाँ उत्खनन कराया था। गदरे साहब ने। गदरे साहब ने, जो हाँ, ग्वालियर राज्य के पुरातत्व अधिकारी थे, जी उन्होंने यहाँ पे उत्खनन कराया जी और उसके अंदर कुछ ईंटों के स्ट्रक्चर प्राप्त हुए थे। जी इससे लगता है कि वो जो गुप्त होलिकर युग में जो मंदिर बनाया गया, जी। वो निश्चित रूप से ईंटों का मंदिर होगा। हाँ, इस कारण से हमें उसके ज़्यादा अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन उस मंदिर के सामने रखे हुए शिव गणों की जो दोनों प्रतिमाएं हैं, वे यहाँ उपलब्ध हैं जी। और वे यहाँ पर इसीलिए लगाई हुई हैं। ये शिवगण की प्रति। ये शिवगणों की प्रतिमा है हाँ कि ये इस प्रकार से इनके झीने वस्त्र जो है, इनको गुप्तकालीन प्रमाणित करते हैं। जी और यह शिव है, हाँ इसलिए इसमें यह त्रिशूल पुरुष दिखाया गया है। जी 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 ये इस हाथ में इनके त्रिशूल था और वो जी। त्रिशूल जो है जी। इसके माथे पर है, हम्म। इसलिए ये त्रिशूल पुरुष है। जी कुछ और अन्य प्रतिमाएं भी यहाँ निकली थी, जी जो वहाँ पे स्टोर रूम के अंदर रखी हुई है। सुरक्षा जी। की दृष्टि से उनको पहले यहीं रख रखा था, जी लेकिन धीरे धीरे मालवा में प्रतिमा तस्करी का जो व्यापार बढ़ा है, जी उसको रोकने के लिए, उससे सुरक्षित रखने के लिए वे प्रतिमाएं वहाँ रखी हैं। जी वर्तमान में ये स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। जी जी। और वो आप सहस्त्रलिंग का आपने एक और दूसरी जगह भी स्थापना हाँ, करवाई है जी। इस प्रतिकृति। हाँ, इस नगर के अंदर 2 सहस्त्रलिंग प्राप्त हुए हैं। जी जो सबसे प्राचीन सहस्त्रलिंग है वो यहाँ रखा हुआ है जी और दूसरा जो सहस्त्रलिंग जी हमें प्राप्त हुआ था शिवना नदी से, हाँ, वो सहस्त्रलिंग को 2022 में एक मंदिर बनाकर, भव्य मंदिर बना करके अंदर, उसके अंदर प्रतिष्ठित किया है। जी अभी तक भारत में जितने भी सहस्त्रलिंग हैं, जी। वे खुले आकाश में ही अच्छा। हैं, उनका कोई मंदिर उपलब्ध नहीं है। चंदेरी में कुछ सहस्त्रलिंग ऐसे हैं जिनको छतरियों के अंदर बिठा रखा है जी लेकिन कुकड़ेश्वर में एक मंदिर है जी लेकिन ये मंदिर बहुत बाद के बने हुए हैं। जी प्राचीन काल के जितने भी सहस्त्रलिंग हैं भारत में, जी अभी तक हमारी गणना के अनुसार भारत के अंदर हमको जी 23 सहस्त्रलिंगों की जानकारी हुई। 23 जी और मुख्यतः ये भारत के केवल 3 राज्यों में हैं, जी उड़ीसा, जी मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत के इन 3 राज्यों में ही अभी तक हमें सहस्त्रलिंगों की प्राप्ति हुई है हो। और बाकी अन्य क्षेत्रों में सहस्त्रलिंग नहीं है। सहस्त्रलिंग का जो कल्ट था, जो संप्रदाय था जी, वह उत्तर भारत में लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि हमको हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में कहीं पे भी सहस्त्रलिंग की प्रतिमा अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। और मंदसौर में 2 जगह मिली। मंदसौर में 2 जगह है और यह जो प्रतिमा थी उस समय की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा और आज भी जी तकनीकी दृष्टि से अगर इसका अध्ययन किया जावे तो यह सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा प्रतीत होती है। ये हाँ जी यह जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो इंजीनियर्स थे, उनकी अज्ञानता के कारण जी
इसका शेषन मुंड बना दिया है। यह मूल प्रतिमा जो थी वो चौकोर आकृति में निचले भाग में थी जी। और इस पत्थर का में दरार हो गई है, अच्छा इसलिए इसके दो टुकड़े हो गए। हाँ। आप इसके पीछे देखेंगे जी। तो इसके अंदर जो है आकृतियां नहीं मिलेगी। हाँ ये हाँ है। हाँ 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 जी। अच्छा, ये ये दो इसका भाग हो फाड़ हो गए, गया फाड़ है। हो गई है। हाँ। फाड़ हो जाने से एक फाड़ इसकी उपलब्ध नहीं है। अच्छा। और जो उस समय में यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इंजीनियर आए, उन्होंने शेषन मुंड इसका बना दिया। हाँ हाँ लेकिन यह प्रतिमा 8.25 फीट ऊंची होना चाहिए, क्योंकि इसका बेस ये जो और इसके जो लघु शिवलिंग हैं इनकी दूरी का अध्ययन करके हमने इसका पता लगाया है। हाँ यह उस समय का भारत का सबसे पहला जी। और सबसे बड़ा सहस्त्रलिंग ओ हो था, जी जी जिसकी परंपरा जो है ओलिकर शासकों ने प्रारंभ की। जी और इसी के बाद में जी संभवतः हमें सहस्त्र शिवलिंग प्राप्त होते हैं, ठीक। क्योंकि 6वीं शताब्दी के बाद में हमको 7वीं और 8वीं शताब्दी का जो सहस्त्रलिंग हमें एक अभिलेखित स्थान है कंसुआ। कंसुआ हाँ, कहाँ गया गुरुजी? कोटा से लगभग ये 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ। उस कंसुआ गांव के अंदर एक 7वीं 8वीं शताब्दी का एक अभिलेख है, लिखित मंदिर है। उसके समीप में एक सहस्त्रलिंग प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमें अधिकांशतः जो सहस्त्रलिंग प्राप्त हुए हैं, जैसे चंदेरी में है, सीहोर में है, चित्तौड़ में है, कंजिया में है। कंजिया में 4 सहस्त्रलिंग मिले हैं। कंजिया ये सागर बीना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कंजिया नाम का गांव है और उसमें बेतवा नाम की नदी वहाँ बहती है। अच्छा, उस नदी के किनारे 4 सहस्त्रलिंग की प्रतिमाएं मिली है, जो मंदसौर में संग्रहालय अधिकारी रहे हैं और जो अब उप संचालक है मिस्टर KL डाबी साहब जी, उनके सर्वेक्षण में वो प्रतिमा थी और उन्होंने हमें उसकी जानकारी प्रदान की जी। इसके बाद सर्वाधिक सहस्त्रलिंग जो है चंदेरी में प्राप्त हुए हैं, वहाँ 3 सहस्त्रलिंगों की प्रतिमाएं हैं जी। हाँ, और उसके बाद में ये जो मंदसौर में हमको 2 सहस्त्रलिंग प्रतिमाएं प्राप्त होती जी। बहुत बहुत धन्यवाद KC पांडे साहब। और बहुमूल्य ऐतिहासिक पुरातात्विक जानकारी जो आपके मुखारविंद से हमें प्राप्त हो सकती थी। आपका ज्ञान अद्भुत है और शोधपरक आपकी जो दृष्टि है, जो मेघा है, उसके हम सभी कायल है। और ये जो पूरा स्थान आप आज देख रहे हैं, इसको प्रकाश में लाने में पूज्य गुरुजी का बहुत योगदान रहा है। और आप देखिए कि अंग्रेज़ लोग किस प्रकार से एक सूक्ष्म दृष्टि रखते थे कि एक रेलवे लाइन बिछाने वाले इंजीनियर रहे होंगे उस समय, और उनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ी और उन्होंने इसकी खोज करवाई। जो 2 नाम गुरुजी ने, कौन सा नाम था गुरुजी? आर्थर सुईविन। अच्छा, ये जी, वो का जो फ्रांसीसी अधिकारी था जी, वो कंपनी में काम करता था और उसने इसका सबसे पहले प्रकाश में लाने का काम और किया। सामने ये अजमेर से लेके रतलाम मंदसौर रतलामपुरी लाइन, अजमेर खंडवा रेलवे लाइन उस समय का कार्य चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको ले जाना भी चाहते थे। अच्छा। उन्होंने कोशिश करी थी। पर वो क्या हुआ कि वो लोड, उस समय वैसी क्रेनें थी नहीं, तो वो लोड नहीं हो पाया। ये सहस्त्रलिंग, ये जो सामने देख रहे हो ना, वो भैरवकुंड मंदिर है। अच्छा, भैरवकुंड मंदिर प्राचीन बस्ती है सोंदनी की। हाँ। और वो भैरवकुंड था, चूंकि लोगों ने उसका जीर्णोद्धार कर दिया और उसका मूल रूप अब समाप्त हो गया। उस पे जमीन का अतिक्रमण और सारा सब कुछ है जी। लेकिन वो मूल रूप से वो कुंड भी था, जो यहाँ शिव मंदिर रहा होगा। हाँ, तो कुंड हो रहा है। हर मंदिर के साथ एक कुंड को बनाने का विधान है जी जी। तो वो जो है भैरव कुंड के नाम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, पांडे साहब।